गुपकार गठबंधन जिसमें जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी शामिल थी और बाकी छोटे छोटे क्षेत्रीय दल, वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनके लिए ये चुनाव ख़ास तौर से कश्मीर की अगर बात करेंगे तो जीतना आसान होगा। लेकिन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलग अलग कैंडिडेट खड़ा कर जाने से ये जो है टक्कर अब कांटे की हो गई। और इस बीच अब जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता देश के गुलाम नबी आज़ाद ने भी अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। तो जाहिर है ये मुकाबला अब बहुत कांटे का होने वाला है। 2022 के परिसीमन के बाद दक्षिणी कश्मीर अनंतनाग लोकसभा सीट में जो है पुंछ और राजौरी ज़िले भी शामिल किए गए। माना जा रहा था कि बीजेपी ने जानबूझकर इन इलाकों को अनंतनाग के साथ जोड़ा ताकि उनकी उपस्थिति जो है जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी में बने। लेकिन अब लग रहा है कि वो प्लान भी फेल हो रहा है। हमारे साथ गुलाम नबी आज़ाद हैं। आज़ाद साहब, आप तो माना जा रहा था आप चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, आपने देश में इतनी राजनीति की, इतने सारे गठबंधन किए, तो जब आपने पार्टी पिछले साल बनाई थी माना जा रहा था कि आप जम्मू कश्मीर की राजनीति करके जम्मू कश्मीर में उस तरह का सुधार लाएंगे जो आपने अपने मुख्यमंत्री पद होते हुए या मुख्यमंत्री होते हुए जम्मू कश्मीर में किया था। तो अचानक आपने ये फैसला क्यों लिया कि पहले जो है पार्लियामेंट चुनाव आप लड़ेंगे, उसके बाद फिर विधानसभा? असम्बली किसी ने मना नहीं किया है। जब मैं चीफ मिनिस्टर बना था तब भी मैं यूनियन मिनिस्टर था, तो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देके, मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा देके सीएम बना था। किसी को ये मना नहीं है कि पार्लियामेंट लड़ने के बाद वो असम्बली में नहीं लड़े और रियासती सरकार में आए। इसलिए वो तो अभी दूर है, जब वक्त आएगा तो वो भी करेंगे। लेकिन तब तक मैंने कल भी मीडिया को बताया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो 6 महीने या 8 महीने या 1 साल तक नहीं रुक सकती जब तक असम्बली के इंतखाबात होंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है, प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर मान लिया है कि स्टेटहुड देंगे। लेकिन यहाँ साल भर से जम्मू कश्मीर में जो अफवाहें चल रही हैं वो ये भी है कि स्टेटहुड तो देंगे, कहीं वो दिल्ली के तर्ज की स्टेटहुड ना हो या पांडिचेरी के तर्ज की स्टेट। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि असम्बली इंतखाबात से पहले हम पार्लियामेंट में ये क्लियर करें कि हमें फुल फ्लैज स्टेट चाहिए, हमें यूटी वाली स्टेट नहीं चाहिए। और उसके लिए लोकसभा सबसे बड़ा अच्छा फोरम है। तो मैं चाहूँगा कि जिस तरह से दफ़ा 370 और स्टेटहुड को जब ख़त्म किया गया था, 35A को ख़त्म किया गया था, तो मैंने बहुत जंग लड़ी राज्यसभा में। तो वो सब ने देखी, कुछ देखी है, वो एक ही स्पीच देखी है, लेकिन वो 20 दिन 25 दिन चला था, कई तकरीरें हुई थी। लेकिन लोकसभा में वो लड़ाई हम लड़ नहीं पाए जम्मू कश्मीर के लोग। मैं उस पर किसी के खिलाफ बोलना मैं नहीं चाहता हूँ, नहीं, लेकिन हकीकत वो है। तो इसलिए वो लोकसभा में जाने की ज़रूरत है और इस बात को क्लियर कराना है कि हमें स्टेटहुड चाहिए, क्योंकि बाद में अगर इलेक्शन हुए और फिर वो लंगड़ी स्टेटहुड दी और फिर सब पछताएंगे भाई हमने हिस्सा ही क्यों इलेक्शन में लिया। तो ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ अपने हिसाब से और अपनी पार्टी के हिसाब से कि मेरे पास जितना भी असर रसूख है दूसरी पार्टियों का या अपना, उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ लोकसभा के अंदर, और सरकार को इस बात पे राज़ी कराने की कोशिश करनी है और दबाव डालना है कि वो हमें फुल फ्लैज स्टेट दे। ये बड़ी ज़रूरत है। आज़ाद साहब, खास तौर से आपने इतने गठबंधन बनाए पिछले 25-30 साल में कांग्रेस के लिए, जब आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, चाहे साउथ हो नॉर्थ हो, आप अकेले क्यों ये पार्लियामेंट चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आप अगर जम्मू कश्मीर का बेहतर करना चाहते हैं, आप बाकी पार्टियों को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ सकते? लेकिन बाकी पार्टियां तो ऑलरेडी कमिटेड है सबके, कोई यूपीए के साथ है, कोई एनडीए के साथ, तो बाकी कोई बचा ही नहीं। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक थर्ड फ्रंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी, आपने ठीक कहा बहुत सारे, लेकिन कोई चलती 1 साल, कोई चलती 6 महीने, कोई 2 साल, वो रहती नहीं, पायदार नहीं रहती। हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा, मैंने अपने वक्त में ही देखा था, अलायंस हुआ था, लेकिन जब मेरी बारी आई तो बीच में ही वो अलायंस टूट गया। इससे पहले भी कई अलायंसेस। तो आज एनडीए और यूपीए की बहुत है, ट्रिपल शिफ्ट का वो एजेंडा है,
बेकारी बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कोई रास्ता ढूंढना, टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा लाना हमारा एक बहुत, मैं कल भी कह चुका हूँ कि जो पार्लियामेंट में ज़रूरी है हमें उठाने की, कि बिजली की सबसे बड़ी हमारी कमी है, क्योंकि हमें मुनस्सर रहना पड़ता है बर्फ़बारी पर। तो यहाँ हमें कोयले से चलने वाली जो प्रोजेक्ट हैं कश्मीर में भी और जम्मू में, जिनको हम थर्मल प्रोजेक्ट कहते हैं, उनकी ज़रूरत है। तकरीबन 4-5 हज़ार मेगावाट जब तक वो हमारी थर्मल पावर ना हो, कोयले से चलने वाली बिजली ना हो, तो हम तो कब तक इस पर भरोसा करते रहेंगे कि भाई नवंबर दिसंबर में ही बर्फ़ गिरे। अल्लाह ताला तो हमारे कहने से बर्फ़ नवंबर दिसंबर में नहीं गिराएगा, वो मार्च में बर्फ़ गिरती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कमी भी आ रही है ग्लोबल वार्मिंग के चलते। आज़ाद साहब, आखिरी बात जानना चाहेंगे, अब आपने फैसला लिया है कि आप कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की जो 5 लोकसभा सीटें उन पर चुनाव लड़ेंगे। लद्दाख जरूरी नहीं है 5 की 5 लड़ेंगे, जहाँ जहाँ हम हो सकता है तो वहाँ लड़ेंगे। तो उसमें भी जो, अगर हम जहाँ पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि ख़ास तौर से आप ही लीडर हैं पार्टी के, जो आपकी पार्टी है, और आपने अनंतनाग चुन लिया, जिस अंदाज से मियाँ अल्ताफ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर भी है, उनकी पकड़ है पुंछ और राजौरी में, अपने ख़ानदानी सिलसिले में उनके पिताजी आपके साथ कांग्रेस में हुआ करते थे, मियाँ बशीर साहब। तो उसके साथ साथ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो हैं, पीडीपी ने भी फैसला लिया है कि वो भी उम्मीदवार उतारेंगे। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी भी चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अनंतनाग की जो लोकसभा सीट है, इसका वोट डिवीजन जो है, कहीं बीजेपी को फ़ायदा तो नहीं पहुंचाएगा? देखिए, फ़ायदा किसको होता है, नुकसान किसको होता है। जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर हैं उनकी मैं कदर करता हूँ, और मियाँ अल्ताफ़ साहब मेरे छोटे भाई, मैं उनकी एक छोटे भाई की तरह कदर करता हूँ, और उनके वालिद मोहतरम की मैं नहायत ही इज़्ज़त तब भी करता था वो जब ज़िंदा थे, और जब नहीं है उतने ही कदर मैं आज भी करता हूँ। और मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लूँगा जो नीचे लीडरों के, चाहे वो एनसी के बड़े लीडरान हों या उम्मीदवार हों, या पीडीपी के हों या बीजेपी के हों, किसी भी पार्टी। मेरा हमेशा रहा है कि मैं हिज़्ब मुखालिफ का जो उम्मीदवार होता हूँ उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोलता हूँ पूरे, और न बोलने देता हूँ। तो मैं उनकी सबकी इज़्ज़त करता हूँ। ये कोई लड़ाई नहीं है चीन की और हमारी या किसी दुश्मन मुल्क के साथ। ये हमारी सियासी कंपटीशन है। इसमें लोगों को चुनना है कि कौन उनका अच्छा नुमाइंदा हो सकता है, कौन उनकी तर्जमानी कर सकती है, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है नफ़रत की, गाली गलोच की, इज़्ज़त की। मैंने कहा महबूबा जी वो भी हमारी छोटी बहन है, उमर साहब तो हमारे बेटे जैसे हैं, फारूक साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ। सियासी तौर पर अलग हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं इसमें, लेकिन कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। तो आपने जो यहाँ कहा कि इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सीट के नतीजे हैं उसमें तो फ़र्क पड़ सकता है, वरना अगर इकट्ठे आप लड़ते। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि वही बीजेपी ही जीतेगी? बीजेपी नहीं, मैं सियासत में कोई पता नहीं है कौन जीतता है। केजरीवाल के बारे में किसी को मालूम था वो स्वीप करेगा दिल्ली या पंजाब? आखिरी बात सर आज़ाद साहब, क्योंकि अब इंडिया और एनडीए अलायंस तो है ही, आपने थर्ड फ्रंट की बात की, हम चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है अभी भी स्कोप देश में बचा है, कोई चुनावों के नतीजों के बाद कोई थर्ड फ्रंट बन सकता है? देखिए अभी आपने देखा बंगाल में ममता अकेली है, न वो यूपीए है न एनडीए है, और फिर भी वो नंबर 1 आएगी। तो जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन में 2 डिवीजन है, लेकिन एनडीए के साथ है। नहीं, एनडीए के साथ दूसरा जो बीजू जनता दल उड़ीसा का है, आपको लगता है कि इलेक्शन के अब वहाँ वो भी नहीं है, वो भी जीत जाएगा, नंबर 1 वही रहेगा। तो थर्ड फ्रंट के लिए हमेशा रास्ता है, क्योंकि लोग भी तंग आ जाते हैं इस फ्रंट से, इस फ्रंट से, और इसलिए ज़्यादा तंग आते हैं कि फ्रंट के बाद वो फ्रंट में रहते नहीं है, फिर ग्रीन पास्चर्स ढूंढते हैं वो। आज़ाद साहब, आखिरी बात जानना चाहेंगे, आपने इतनी सियासत देखी, इतने प्रधानमंत्री देखे, इंदिरा गांधी, ये राजीव गांधी, और उसके बाद सोनिया जी, तो अभी जो है आपका तजुर्बा क्या कहता है? जो हवा चल रही है, जो 400 पार बीजेपी बोल रहा है, मैं कुछ इसमें नहीं कह सकता, ये लोगों के हाथ में।
लोग जो फैसला करें वो हमें मंजूर है। शुक्रिया आज़ाद साहब। तो गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एक बात तो उनकी साफ है कि जहां एक तरफ इस लड़ाई को देश में इंडिया बनाम एनडीए देखा जा रहा है, वहीं पर आज़ाद साहब का कहना है कि थर्ड फ्रंट जो है वो भी कहीं ना कहीं अभी ज़िंदा है और उसी के साथ गुलाम नबी आज़ाद भी हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।